तो बच्चे, जो जे एम कीन्स कौन है? जॉन मार्नड, MAYNARD कीन्स। ठीक है, ये कौन थे? इन्होंने जब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s था उस टाइम पे एक अपनी फिलॉसफी दी थी, अपना एक आइडियोलॉजी दी थी कि इक्विलिब्रियम अपने आप रिस्टोर नहीं होता। ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे लाइक डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ वगैरह, ये सारे जो लोग हैं जिनके नाम हम जनरली पढ़ते हैं, मार्शल, ये सारे कहते थे कि जो अगर एग्रीगेट डिमांड इज इधर ग्रेटर और लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब इन केस ऑफ डिस इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, द मार्केट फोर्सेस विल रीएडजस्ट देमसेल्फ, दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। ऐसा ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे। बट J.M. Keynes was a strong advocator that the government must interfere in case of disequilibrium. ठीक है, but nobody obviously listened to him until the great depression of 1930s was there. ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था बिजनेस साइकिल्स में कि उस केस में सब कुछ ही बिल्कुल ही डाउन चला गया बच्चे। ठीक है, द यूरोपियन यूनियंस वर लिटिल स्ट्रांग इनफ, दे कुड रिकवर, बट द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई। तो तब J.M. कीन्स ने कहा कि देखो जी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो। क्या हो? इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और कुछ अपने मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, सुन रहे हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कहानी समझ आई? तो उस टाइम पे J.M. कीन्स की मतलब की आइडियोलॉजी को हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है हमारी इकोनॉमी रिस्टोर हो पाई यूएस की। ठीक है, सो बच्चे इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में आता है, MCQ लिख लो, MCQ नंबर 1, जनरल थियोरी ऑफ, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इन्होंने इस किताब में अपनी सारी आइडियोलॉजीज दी जिसको आज तक हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, जब भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो, जब भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात हो, तो इनका काम बहुत ज्यादा सराहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे J.M. कीन्स जो है उन्होंने क्या दिया, इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड जहां पे भी आएगा कि किसने प्रपाउंड किया है इसके बारे में, तो वो सब कुछ किसने किया है? J.M. कीन्स ने किया है। और किताब कौन सी थी इनकी माधव? General theory of employment, interest, and money. Very important, right? This is mostly asked in the exam. Okay. Then बच्चे, जो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले कहा, इन्होंने कंजम्पशन और मल्टीप्लायर के बीच का रिलेशनशिप समझाया। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब में आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन्होंने समझाया कि कंजम्पशन और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप क्या होता है। कंजम्पशन और मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप, व्हाट इज द फॉर्मूला? Multiplier is equal to 1 divided by 1 minus MTC, पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब इसको मैं सिंपल दूसरा भी बोल सकती हूँ, K is equal to 1 by MTS। यस और नो गाइस? तो अगर ये 1 divided by MTS ये है, that means can I say that K is positively related with MPC? Greater the MPC, greater will be the value of multiplier. Yes or no? Yes. So the first point यही था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कंजम्पशन टू इनकम में मल्टीप्लायर का क्या हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सुनेंगे। The relationship of consumption to income and multiplier, which explains how shocks to aggregate demand can be amplified and lead to larger shifts in output. That means how will the multiplier change the level of aggregate demand in the economy? So that means if higher the value of multiplier, the higher will be the value of MPC and vice versa. Right? Number 1. नंबर 2, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ेंगे जब हम मनी का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चे लिक्विडिटी की 3 थ्योरीज हैं हमारे पास। ओके, ट्रांजैक्शन मोटिव,
आता है आपको? नहीं? ओके, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए हमारे को पैसों की जरूरत होती है। तो इन्होंने बताया कीन्स ने कि हमारे को लिक्विडिटी जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी समझ रहे हैं? द एबिलिटी टू कन्वर्ट एनी एसेट इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, कितनी फास्ट आप किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर टू उन्होंने क्या बताया? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, द टर्म कीन्स गेव टू द डिमांड फॉर मनी। ठीक है, मनी से रिलेटेड है मिष्टी क्या चीज? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, विच एक्सप्लेन्स हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कैन अफेक्ट इंटरेस्ट रेट्स एंड एग्रीगेट डिमांड। दिस वी विल लर्न इन मनी का चैप्टर। ओके, फिर से बता रही हूँ, पहला तो उन्होंने कंजम्पशन और मल्टीप्लायर के बारे में बताया। ठीक है, कंजम्पशन हमें पता है ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू योर इनकम, राइट? भाई इनकम में से ही कुछ पोर्शन या तो हम कंज्यूम करते हैं यथार्थ, या फिर हम कुछ सेव करते हैं। ठीक है, तो उसी से हमारा पता चलेगा कि मल्टीप्लायर अगर ज्यादा है तो कंजम्पशन भी हमारी ज्यादा ही होगी, एंड वैसा वर्सा। यस, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने सेकेंड जो एम्फेसिस अपनी किताब में दिए थे वो था लिक्विडिटी प्रेफरेंस को। आदित्य, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि कितनी जल्दी आप कैश को, सॉरी किसी भी एसेट को कैश कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कैश की प्रेफरेंस कह सकते हैं सिंपल भाषा में। वो मैंने आपको बताया, हम कहाँ पढ़ेंगे? मनी के चैप्टर में। तो ये कह रहे हैं कि लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई को आप कैसे चेंज कर सकते हो यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। वो हम सबने पढ़ा हुआ है, हाँ ही नहीं, +2 में, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स। नंबर थ्री इसने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इन इफेक्टिंग consumption and investment and the idea that shifts in expectations are major factor behind shift in demand। तो दूसरी इन्होंने कहा, अगेन डिमांड पे आए, इन्होंने कहा डिमांड जो है वो किससे इम्पैक्ट होती है? हमारी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से। यस, टू सेक्टर इकोनॉमी में शुरू से ये पढ़ते हैं, AD is equal to C plus I। So अगर this increases, obviously this is also going to increase. If this decreases, this is also bound to go down। Clear? तो तीन चीजें इन्होंने लिख लो, तीन ऐसे पॉइंट्स को। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या दी, इस बुक के अंदर इन्होंने इंफोसिस किस पे दी है? नंबर वन लिखो, नंबर वन, कंजम्पशन टू इनकम एंड द मल्टीप्लायर। रिलेशन भी लिख सकते हो, रिलेशन, या फिर सिंपल समझ लो, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सी बात है। हाँ, नंबर वन इज कंजम्पशन टू इनकम एंड द मल्टीप्लायर, ये नंबर वन है। नंबर टू लिखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बच्चे मेरी डिमांड पे इम्पैक्ट करती है ना, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी सिचुएशंस को खत्म करती है। तो फिर से देखो एग्रीगेट डिमांड ही आया है यहाँ पे भी। नंबर थ्री लिखो, नंबर थ्री, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, एरो डाल के लिख लो, एरो डालो और लिखो चेंजेस इन एडी, चेंजेस इन एडी। समझ गए बच्चे? ओके, देन बच्चे इन्होंने वही बात है, तीन सेक्टर, सॉरी चार सेक्टर्स में हमें बताया कि हमारा सर्कुलर फ्लो किस तरीके से चलने वाला है। तो अभी देख लेंगे, बहुत सिंपल है, मैं ड्रॉ कर लूं। देखते हैं अगर अब उसको समझ आए। सो बचे भी है फोर सेक्टर्स। यस, what are the four sectors? Aggregate demand equals to बताओ consumption plus investment plus government expenditure plus negative force minus, yes, export minus import or negative export. This represents your household sector. This represents your producer sector. This is your government sector and your यूजुअली जो अभी आपने यूजुअली जो आपने +2 के सिलेबस में किया था वो सिर्फ ये दो सेक्टर थे। कि शायद किसी बच्चे ने 3 और 4 सेक्टर पढ़ा, सही है, नहीं पढ़ा तो हमारे सिलेबस में ये चारों है, बट बहुत सिंपल है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपली, अगर मैं नहीं बताऊंगी तब भी आप मेरे को खुद बता सकते हैं, इतना इजी, क्योंकि हमारे को 2 सेक्टर आता है। ठीक है, सॉरी, 2 सेक्टर में हमारे पास कौन था?
household, and we had firms. Yes, सिंपल लिख सकते हैं, फर्म्स लिख लो या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर लिखो एक दिन. ओके, सो व्हाट यूज्ड टू बी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन? हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर्स देता है टू द फर्म. यस, तो यही होता था सबसे पहले. ये देते हैं फैक्टर्स. देन फर्म्स क्या करती है बेटा? उनके रिगार्ड में फैक्टर पेमेंट्स करती हैं. सो बच्चे, जो फैक्टर पेमेंट्स है फर्म की, वो हाउस होल्ड के लिए क्या बन जाती है? फैक्टर इनकम. ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज अ इनकम फॉर अनदर. राइट, तो जो इनके पास पैसा गया वो ये क्या करेंगे? खर्च करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे. सही बात है. सो बच्चे, फर्म इनको क्या करेंगी? गुड्स एंड सर्विसेज देंगी. यस और नो? और ये लोग उसके बदले में इनको क्या देंगे? बोलो. कंजम्पशन देंगे. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा इनका. यस और नो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यस, ठीक है ना? तो हम क्या देख रहे हैं? इन्होंने सर्विसेज दी और ये क्या हुआ? सर्विसेज द रियल फ्लो. याद है ना? यहाँ तक तो सबको रिविजन चल रही है पक्का ना? ये क्या है बच्चे? मॉनेटरी फ्लो है. हाई नहीं? मॉनेटरी फ्लो. यस और नो? पैसा जा रहा है इन लोगों के पास. तो द पैसा फॉर दैट, द फैक्टर पेमेंट्स फॉर द फर्म इज द फैक्टर इनकम फॉर हाउसहोल्ड. तो ये क्या है बच्चे? फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फर्म टू द हाउसहोल्ड इज फैक्टर इनकम फॉर द हाउसहोल्ड. यस. अब जो इनके पास पैसा आया बच्चे, वो क्या करते हैं? दे क्रिएट डिमांड इन द मार्केट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. यस और नो? अब जो फर्म्स है उन्होंने भी फैक्टर सर्विसेज क्यों ली? ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके. Again, production of goods and services या transfer of goods and services from firms to household is a real flow. Real transaction, real flow. Real flow is also known as physical flow. It is also known as physical flow. Sure? Then उसके बाद बच्चे, अगर इन्होंने गुड्स खरीदे वो फ्री में तो देगा नहीं. उसके बदले लोग क्या करेंगे? बोलो. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे. पैसे देंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज के बदले. यस, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वो कहाँ से देंगे? जो इनकी इनकम रही होगी हाउस होल्ड की. अगेन, तो जो इन्होंने पैसा इनको दिया वो इनके पास दोबारा से ट्रांसफर होके आया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन. नाउ ये इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स कि जितना पैसा गया वो सारा के सारा हर कोई खर्च कर, है ना? As a rational human, what do we do? We spend a part and we save some part of our income. Yes or no, guys? तो बच्चे, अब वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी जिसको हम कहते हैं लीकेज. हाँ या नहीं? तो वो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, लीकेज का मतलब होता है जो पैसा इकोनॉमी में घूम के दोबारा से हमारे पास आना चाहिए सर्कुलर फ्लो में, वो नहीं आ रहा, वो कहीं जो है ड्रेन हो रहा है. अब वो ड्रेनेज क्या हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि नहीं है? ओवरऑल नो. तो सेविंग्स, याद है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कहते थे हम, है ना? सेविंग्स फॉर एन इंडिविजुअल इज गुड, बट इफ एवरीबडी इन द इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग, then what will be the circulation of the investment in the economy? Aggregate demand will fall. Yes or no? If aggregate demand falls, we know aggregate supply is bound to fall, and aggregate supply is equal to your income, which is not good for the economy, right? So अब इसके लिए हेल्प कैसे लें? तो कहते हैं टेंशन ना लो. Let's introduce another factor in the system, that is financial institutions. ठीक है? Financial institutions या फिर बैंकिंग सिस्टम, जिसमें ये कहा जाता था कि जिनके पास एक्सेस फंड्स हैं, किसके पास है? यहाँ पे सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं. इनके पास एक्स्ट्रा है, चलो जी यहाँ सेव कर दो, कोई दिक्कत नहीं. अगर इनको पैसे चाहिए तो यहाँ पे ये बोरो कर देंगे इनको. यस और नो?
ये बोरो करेंगे मतलब ये लेंड करेंगे बैंक्स, यस और नो बेटा, है ना? ऐसे ही यहाँ पे भी अगर इनको चाहिए तो दे आर अगेन गोइंग टू लेंड इट। हाँ जी। सो डोंट यू थिंक ये वो जो एक लीकेज थी, जो ड्रेनेज हो रही थी हमारे सिस्टम में, जो पैसा घूम के दोबारा से सिस्टम में नहीं आ रहा था, वो अब हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यस। सो बच्चे अब एक और चीज भी देखेंगे। अब क्योंकि जिनको पैसों की जरूरत होती थी, से सपोज अब हाउस होल्ड के पास पैसा कम है खर्च कर, या प्रोड्यूसर सेक्टर के पास कम है अभी इन्वेस्ट करने के, तो उनको पैसा कहाँ कौन प्रोवाइड करते हैं? एक्सेस फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस और नो? वेरी गुड। बोबला पैसा जो पैसे पहले हमारी पॉकेट में आइडल पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की वजह से वो पैसा दोबारा से इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है, यस और नो? सो बच्चे अगर एक्सेस फंड्स हमारी इकोनॉमी में दोबारा से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब दोबारा से सब कुछ उठेगा, एक्स्ट्रा उठेगा, तो क्या हम उसको इंजेक्शन बोल सकते हो इकोनॉमी में? सो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स प्लस टू में इंट्रोड्यूस हो जाती थी, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। लीकेजेस होती थी जब बंदा जो है वो इकोनॉमी में दोबारा से वो पैसा खर्च नहीं करता था, सेव करके अपनी पॉकेट में रख लेता था, तो हमने कहा चलो जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस करो और पैसा वहां रखो, तुम्हारे बच भी रहे और इकोनॉमी में वो पैसा घूम भी रहे। ठीक है। दूसरा, जैसे आप से सपोज मेरी क्रेडिट नीड्स मेरे पैसों से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या करो? बैंक्स जो है वो आपको पैसे लेंड कर देंगे, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीगेट होती है, एक्सेलरेट होती है, यस और नो? यस। तो इंजेक्शन क्लियर है, टू सेक्टर इकोनॉमी, वेरी इजी। नाउ यहां पे बच्चे हमारे पास एक और सेक्टर आ जाता है, दैट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर। Government does it first of all obviously buys goods from the, can even buy good नहीं, यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा? Will collect taxes from here, नहीं, will even collect taxes from here, yes or no? Provide subsidies to them as well as them, या नहीं? Subsidies, ओके। और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं, पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। तो ये हमारा क्या आ जाता है? फ्री सेक्टर। देखा कितना इजी है फ्री सेक्टर। सो मैं अभी कहीं कोशिश करती हूँ अगर मैं दिखा सकूं कि ऊपर चलना है। चलो आज ऊपर चल लेते हैं, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है ज्यादा। So see, this is what used to happen in the two sector, right? There were firms and there were households. Yes. जो फर्म्स है वो क्या करती है? फैक्टर सर्विसेज लेती है हाउस होल्ड से इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यस, एंड उसके बदले में क्या देती है? फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यस, बिल्कुल यही होता है, देखो दिख रहा है। फिर उसके बाद बच्चे फर्म जो है क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को, जिसके बदले ये क्या करते हैं? आपको एक्सपेंडिचर पे करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे को पता है मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, यस, ये नॉमिनल एंड फिजिकल, ये तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सो फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू हाउस होल्ड की इनकम, यस, हाँ या नहीं? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स बाय द फर्म्स इज फैक्टर इनकम या फिर हाउस होल्ड इनकम फॉर द हाउस होल्ड, यस, जो कि क्या बनेगा? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बनेगा, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि आगे दोबारा से किसकी पैसे बनेंगे? फर्म के बनेंगे, जिसके लिए वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, यस। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हैं उसको।
सो बेसिक कंसेप्ट्स एंड फंक्शन से पहले मैं आपको वो बता रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, मैं पहले सारे सेक्टर्स इकट्ठे करा रही हूँ, ओके, ताकि एक फ्लो में हमारे वो सेक्टर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर एमपीएस एमपीसी पे मैं 2 मिनट बाद आती हूँ। थ्री सेक्टर मॉडल में वी हैव गवर्नमेंट, यस, सो आ जाओ। देखेंगे, कोशिश करेंगे। बच्चे देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी। प्रोडक्ट मार्केट समझते हैं, क्या होगा। अच्छा, दिस इज आवर गवर्नमेंट बेटा। गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम बोथ, गिव सब्सिडीज योर, गिव सब्सिडीज या ट्रांसफर पेमेंट्स कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ दिस स्कॉलरशिप्स, देन ओल्ड एज पेंशन वगैरह, हाउस होल्ड को ये सब कुछ देती है, यस। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग्स करती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे गवर्नमेंट जो है खर्चा करती है, गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स, प्रोडक्ट मार्केट मतलब एक तरह से तो फर्म्स ही हो गई बिजनेस से, यस, प्रोडक्ट मार्केट से हमारा खर्चा अपना करती है। और उसके बाद यस, सो लेट्स सी, प्रोडक्ट मार्केट इज के मतलब किसके थ्रू, बिजनेस के थ्रू, ये जो फर्म्स ही है इन्होंने अलग से एक डायग्राम में वो करती है, बट बात देखो वो ये बिजनेसेस ही हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज आगे दे रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या इसको एक में ले लूं अपने डायग्राम में, है ना, क्योंकि हमें डायग्राम तो ड्रॉ करना नहीं है, बट प्रोडक्ट मार्केट इज इट इक्वल टू योर प्रोड्यूसर्स ओनली, यस और नो। सो बच्चे, एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कौन करेगा, हमारा गवर्नमेंट करेगी, कैसे मतलब कि खर्चा जो भी करेगी हमारी जीडीपी में इंप्रूवमेंट करती है या जो भी खर्चा करती है, कैसे, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस और नो। ठीक है, सो गवर्नमेंट परचेज करेगी और अपना पैसा जो है और बैंक्स में भी लगा सकती है, सेव कर सकती है, यस और नो, बोरो कर सकती है। सेविंग्स कैसे होगी, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हम ट्रेजरी बिल्स कह सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो वो बैंक क्या करता है, एक तरह से आप लोगों के, सुनेंगे यहाँ पे थोड़ा खच्चर पच्चर नहीं समझ आएगा, अगर आप ऐसे समझेंगे 2 मिनट में डायग्राम समझ आएगा, नीचे आ रहा था समझ, है ना। अब मैं बस ये कह रही हूँ, आपको दो चीजें और समझानी है मैंने, कि गवर्नमेंट जो है बेटा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। बोरोइंग्स तो हमें समझ आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी, अपना पैसा लगा सकती है, यस लगा सकती है। और बोरोइंग्स किस फॉर्म में करेगी, या तो डायरेक्टली फ्रॉम द आरबीआई, नहीं तो हम लोगों को, जनरल पब्लिक को क्या करेगी, बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करेगी और हमसे क्या करेगी, पैसे रिटर्न में लेगी, राइट। दिस इज योर थ्री सेक्टर मॉडल, ठीक है। सो अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये लो देख लो, ये ऊपर डायग्राम से ज्यादा इजी है। थ्री सेक्टर मॉडल में कह रहे टैक्सेस हाउस होल्ड से लेती है एंड बिजनेस सेक्टर को फंड करती है, कैसे, गवर्नमेंट परचेजेस अपनी करके, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स देती है टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ, एंड सब्सिडीज कैसे फॉर्म में देगी, ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप्स वगैरह, ठीक है। एंड ये अपने जो बिजनेस सेक्टर्स है उनको क्या देती है, सब्सिडीज देती है, इवन हाउस होल्ड को भी देती है, ठीक है। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम जैसे लोगों से, हाउस होल्ड से ही करती है, एम्प्लॉय। गवर्नमेंट बोरो करती है फाइनेंशियल मार्केट से टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, यस। तो यही है बच्चा। सो अगर जो भी गवर्नमेंट अगर पैसा बच्चे लगा रही है अगर किसी भी फॉर्म में जो कि बाहर नहीं जा रहा, और सारे लोग अगर पैसा इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आगे गवर्नमेंट को जा रही है, और गवर्नमेंट दोबारा से खर्चा करके हमारे से ही, मतलब गवर्नमेंट जो है बिजनेस सेक्टर से ही गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो क्या उससे अगेन हमारे इंजेक्शन हो रहे हैं इकोनॉमी में और लीकेजेस प्रिवेंट हो रही है, क्लियर।
सो बच्चे यहाँ पे इन्होंने कहा थ्री सेक्टर मॉडल इन कीन्स इज कॉमनली कंस्ट्रक्टेड एज्यूमिंग गवर्नमेंट परचेजेस आर ऑटोनमस। यस, ये तो है ये ना, गवर्नमेंट क्या ये देखेगी कि प्रॉफिट होगा मैं तब इन्वेस्ट करूंगी कि इररिस्पेक्टिव कि जो मर्जी रिसीट्स हो, जो मर्जी प्रॉफिट्स हो ना हो, लॉसेस हो, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर तो एक फिक्स किया ही हुआ होता है बजट में। यस और नो? सो उसको हम ऑटोनमस कह सकते हैं। नीचे ज्यादा एक्टिव क्लास लग रही थी, अब ऊपर क्या हो गया है? वाइब ऐसी है क्या ये क्लास की? अभी 2 मिनट पहले सारे बड़े एक्टिव एंड इंथुसियास्टिक से लग रहे थे, अब एकदम ही बैटरी क्लास में आपकी। ये तो इजी चल रहा है, सबसे इजी पार्ट है ये तो, इससे इजी कुछ नहीं है जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक एजम्पशन बट इट विल सिंप्लीफाई एनालिसिस। देखो कह रहे हैं लेकिन हम किताब में हमेशा ही पढ़ के चलते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनमस ही है और वो ही लेके चलेंगे। आंसर अगर क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इट इंड्यूस्ड और ऑटोनमस, तो आंसर क्या होना चाहिए? ये फालतू की लैंग्वेज ऐसे लिख रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हाँ ठीक है हमारे लिए तो आंसर, आंसर हमारे लिए ऑटोनमस ही रहने वाला है। हमें पता है असलियत में तो गवर्नमेंट ये भी देखती है ना कि मेरे को टैक्सेस कितने रिसीव होने वाले हैं, है ना? तभी तो स्टेट बजट प्रिपेयर होते हैं, सेंट्रल बजट प्रिपेयर होते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। बट अगर हमारे को क्वेश्चन आएगा, हमने कुछ और बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, सिंपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑटोनमस। यस, वेरी गुड। सो बच्चे एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास इसके क्या कंपोनेंट्स हो जाएंगे? कंजम्पशन इज फॉर हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम पब्लिक प्रोड्यूसर सेक्टर एंड जी इज योर गवर्नमेंट सेक्टर से एक्सपेंडिचर जो आया। एंड एग्रीगेट सप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स टू सेक्टर मॉडल में क्या होते थे? कंजम्पशन एंड सेविंग्स। अगर अब गवर्नमेंट आ गया तो गवर्नमेंट से टैक्सेस आएंगे, यस और नो? ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाएगा? टैक्सेस, जो कि गवर्नमेंट की इनकम होती है ना, रिसीट्स होती है। यस। अब यहाँ पे आई थिंक ये मैंने भी तुम्हें एनुअल ये क्या समझाया है यहाँ पे, वैसे बच्चों को समझाते हुए कुछ करा होगा, आगे आता है ये। एनिमल स्पिरिट क्या होता है बच्चे? इसके ऊपर क्वेश्चन ना बहुत बारी आता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हर एमटीपी आरटीपी में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल स्पिरिट? सो इट इज द साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर्स है ये। ठीक है, ये एनिमल स्पिरिट, स्पिरिट समझते हैं ना कि जज्बा, एनिमल जज्बा मतलब बस जो करना है अंधाधुंध, बस एक चीज के पीछे बिना सोचे समझे हमने भागना है। सो वो क्या है? साइकोलॉजी है इन्वेस्टर्स की। ओके। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बचे क्या होती है समझेंगे। ऊपर वो मैंने आपको कहा था मॉनेटरी वाले चैप्टर में मैं कवर करूंगी, बट आई थिंक मैंने पता नहीं बच्चों को यहाँ टेस्ट में डाला होगा, तो मैं भी बता रही हूँ, हो सकता है मैं दोबारा से, क्योंकि इसी में ही आ जाता है टेस्ट में, तो मैं इसलिए भी समझा रही हूँ साथ के साथ ही। सो बच्चे लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है? लिक्विडिटी मैंने आपको बताया क्या है कि आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितनी जल्दी आप किसी भी एसेट को रियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मनी से रिलेटेड है। अब बच्चे मनी की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टर्स भी आते हैं बीच में, हाँ या नहीं? सो अब बच्चे एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर वेदर यू आर willing to take the risk or you are a person who avoids risk, this we will do very detailed in money का chapter, but अभी just a portion I'm discussing कि अब इन्वेस्टर्स कैन बी थ्री टाइप्स, बट यूजुअली हम दो एक्सट्रीम्स लेके चलते हैं। इन्वेस्टर्स यूजुअली क्या होता है, तीन भी क्या रादर चार टाइप के होते हैं जब हम प्रोबेबिलिटीज में पढ़ते हैं रिस्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं रिस्क में जो हम लेंगे, एक तो है रिस्क एवर्स और एक है रिस्क टेकर। रिस्क एवर्स इज अ पर्सन हु अवॉइड्स रिस्क। ठीक है, बहुत सोच समझ के हर तरीके से हम रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम क्या है? रिस्क एवर्स हैं। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पॉलिसी तो सबको पता होगी क्या होती है? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, बट इफ देयर आर नो रिस्क द रिटर्न्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी लेस। यस। एंड वो कौन से टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में आपको मिलता है? गवर्नमेंट सिक्योर्ड, यस और नो? बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चे दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, एक है रिस्क एवर्स है और दूसरा है रिस्क टेकर्स हैं। सो जो रिस्क एवर्स हैं वो क्या करते हैं? वो अपने रिस्क को हर तरीके से मिनिमाइज करके मिनिमम रिटर्न्स में भी सेटिस्फाइड रहते हैं। रिस्क टेकर कौन है? जो कि रिस्क लेंगे, रिस्क उनको रिटर्न भी हाई चाहिए। ठीक है,
या तो सब या कुछ भी नहीं, वो वाली उनकी मेंटालिटी होती है। ठीक है, सो ये कहाँ पे आती है, हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस में आती है। ओके गाइस, सो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप होता है कि आप अपने पैसे को अपने पास जो है होल्ड करके रखना चाहते हैं, मनी को होल्ड मतलब अपने पास रख के रखना चाहते हैं, संभाल के। यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, यू डोंट वांट टू सेव इट विद समबडी एल्स, यू डोंट वांट इवन टू कंज्यूम, बस अपने पास पैसा जो है संभाल के रखना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। वो उसी सर्कल में फंस गए कि अपने पास ही पैसा बचा के रखना है, कहीं बाहर नहीं निकालना। ओके गाइस, इक्विलिब्रियम 2 मिनट बाद चलूंगी मैं दोबारा से। फोर्थ सेक्टर में व्हाट विल बी इंट्रोड्यूस बच्चे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ देयर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा? हाँ, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आ जाएंगी। यस बिल्कुल, फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगी। ठीक है, लेंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। बस देखो ये रहा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। यस और नो? एक्स्ट्रा कैपिटल अगर कोई हुई, वो हम बाहर से अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा बस कोई ट्रांसफर इनकम्स वगैरह भी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाहर से रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स, डोनेशन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बाहर को हम डोनेशंस, चैरिटी, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो दिस विल बी फॉर फ्री सेक्टर। क्लियर? सो आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। आ जाओ, आप पूरा चैप्टर डिटेल में स्टार्ट करते हैं। डायग्राम्स एक बार मैंने कवर कर दिया आपके साथ। ठीक है, अब वो जो हमारा थर्ड चैप्टर होता था ना एडीएएस का, वो इसमें ही साथ के साथ ही इंक्लूडेड है बेटा। ठीक है, सो आ जाएंगे। एग्रीगेट डिमांड के बच्चे, इट इज ऑल्सो द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी, जो हमने प्लान किया है, यही होता है ना। एग्रीगेट डिमांड इज the demand for all the final goods and services that the consumers are planning to buy in a year, and aggregate supply के what producers are planning to supply। तो क्या मैं डिमांड को प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोल सकती हूँ? यस। अगर हमारे पास दो चीजें आ जाती है, एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे। व्हाट इज एक्स पोस्ट एंड एक्स एंटे? प्लान्ड है हमारी। So, bacha, in simple two sector, ex ante aggregate demand for final goods or aggregate goods consists of two things, C and Y. So, ante is your plant. ठीक है ना? पोस्ट नाम से पता रहा है बाद में, एक्चुअल होगा ना तो वो एक्चुअल है। ठीक है लक्ष्य? सो बच्चा, क्या आप कंजम्पशन फंक्शन क्या होता था, याद दिलाओ मल्टीप्लायर में? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, तो हम लिखते थे सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम पहले तो। दूसरा, अगर कंजम्पशन फंक्शन हमें ऊपर लिखना होता था, पूरा होता था सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय, वेयर बी इज योर एमपीसी। एमपीसी को हम ये भी कह सकते हैं 1 - एमपीएस। ठीक है जी? सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। वाई? दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी और सी बार, जिसको हम ऑटोनोमस कहते हैं, ए भी कह देते हैं ना। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं वो आपको, एमपीसी की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, आपको इनकम की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, श्योर ना? तो अगर क्वेश्चन आएगा इस पे तो हमारे को वो आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्कर के लिए यही पूछ सकते हैं लोग, राइट? सो ये देखो, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सो देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू, मयूर, है ना? इफ द इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इफ इनकम रिड्यूसेस, कंजम्पशन ऑल्सो रिड्यूसेस। यस, सो तभी हम कहते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट हैज अ positive slope, but it starts from positive y-intercept. Yes or no? Very important. This MCQ can also be asked. So in case you think you cannot just promptly answer such questions, just write it down. ठीक है? The consumption curve, ठीक है, it starts from positive y-intercept. एक्सेस तो आप समझ ही लेंगे। ठीक है, सो कंजम्पशन कर्व लिख लो, चलो। कंजम्पशन कर्व starts from consumption curve starts from positive
positive y-intercept. Positive y-intercept. Why? Because the consumption can never be zero, and as the income increases, so does the consumption increase. ठीक है ना? So what do you think will be here? What will the यहाँ पे income होती है कि consumption होती है? कहाँ पे? Y पे क्या X पे? X पे क्या है? श्योर रुद्र, बच्चे देखो, ये तभी पॉजिटिव होगा ना, समथिंग पॉजिटिव. सो कंजम्पशन या सेविंग्स यहाँ आती है, इनकम बच्चे हमेशा यहाँ. ठीक है. सो इवन इफ इनकम इज जीरो, देयर हैज टू बी सम पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. As the income increases, मेरे बच्चे, the consumption expenditure also increases, but not in the same proportion. Yes. Why? Because of the psychological law of consumption, which states that as your income increases, you desire to save some portion of your income and not spend the entire income. Right? ठीक है. तो ये जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, ये भी किसने दिया है? लॉर्ड कीन्स ने ही दिया है, जेएम कीन्स, जिनकी अभी हम किताब पढ़ रहे हैं. ओके जी. तो देखो, यही लिखा हुआ है, इफ द डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर विल इंक्रीज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एंड करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस, बट ओनली बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम. सो दिस इज नोन एज, लिख लो, तुम ऐसे करो, लिखो, एज पर द Keynesian's law, Keynesian psychological law of consumption. Law of consumption. लिख लो, as the income increases, consumption expenditure also rises. Consumption expenditure also rises, but only by less than the increase in income. But only by less than increase in income. मुश्किल तो नहीं लग रही है लाइन? सो दूसरा मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर कंजम्पशन का ये लाइन. ठीक है. इक्वेशन. सो इक्वेशन इज C इज इक्वल टू ए या C बार आप लिखते थे, एक ही बात है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इज योर MPC, Y इज योर इनकम. तो ये फॉर्मूला भी लिख लो, C इज इक्वल टू आपकी किताब में CA की में A है, +2 में C बार होता था, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है. जो क्वेश्चन में अगर A लिखा है तब भी करेक्ट है, C बार लिखा है तब भी करेक्ट है MCQ में. ठीक है. तो इतना हमारे को लिवरेज देना पड़ेगा. ओके. So A plus B by B is your MPC, and how do you calculate MPC? It is either 1 minus MPS or delta C by delta Y. डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई. डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई का मतलब है कि हाउ मच चेंज इन इनकम कॉजेज अ चेंज इन द कंजम्पशन. ठीक है. सो हम ऐसे लिखते थे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम. कि इनकम के बदलने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आए. ठीक है जी. श्योर. तो ये एमपीसी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जिसको लिखना है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई और 1 माइनस एमपीएस. ओके. सो ये देखेंगे, ये हमारी पॉजिटिव स्लोप है. ठीक है. दिस इज योर कंजम्पशन, दिस इज योर इनकम, and your consumption curve starts from positive y-intercept. Why? Because this is your autonomous consumption. Consumption can never be zero even at zero level of income. Very good. So what do you think कि income अगर हमारी जीरो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो कुछ है ही है, तो वो कहाँ से हम करेंगे खर्चा जब हमारे पैसे नहीं है? पास सेविंग्स है ना, यूजुअली या बोरोइंग्स. यस, बिल्कुल ठीक बात है.
नाउ लेट्स डिस्कस द रेंज ऑफ एमपीसी. ठीक है, देखो एक हमारे पास एपीसी होता था, एक हमारे पास एनपीसी होता था. एपीसी के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, बट मैं आ गया ऐसे, सॉरी. एपीसी के बारे में क्या होता है? कंजम्पशन ओवर इनकम, दैट इज हाउ व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आर यू कंज्यूमिंग. ठीक है ना, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम. ठीक है ना, सो दैट मीन्स इनकम में से कितना पोर्शन आप खर्च कर रहे हैं एज कंजम्पशन. सो मुझे एक बात बताओ, व्हेन इनकम इज जीरो or income is less than your consumption expenditure, what is the value of MPC? Greater than one. हाँ या नहीं? उठ जाओ, कह दो. आओ, जिसको नहीं समझ आता +2 वाला ही. वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. Say suppose your consumption expenditure is 100, Ishika. Income is equal to, say suppose, 50, right? So how do you calculate APC? 100 divided by 50. What is the answer? Greater than 1. So can it be greater than 1? Yes. Then income is either zero, Mayur, or it is less than your consumption expenditure. हाँ या नहीं? Then can APC be greater than 1? Yes. Yes. Can it be equal to 1? Yes. When income and consumption expenditure are exactly the same. हाँ या नहीं? But can it ever be zero? No. So if it cannot be zero, can it ever be in negative? No. Okay. So can I simply say that the value of APC ranges from this thing 1 and above 1? Yes or no? Can it be zero? First of all, tell me. No. Why? Because there can be no, there has to be some consumption expenditure even when the income is zero. करके देख लो, आ जाओ. जिसको प्रैक्टिकल चाहिए होता है एग्जाम्पल, तो ये करके देख लो. क्या हो जाएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज. ठीक है, एंड कंजम्पशन कभी जीरो हो नहीं सकती. इनकम एक्स वाई जी व्हाटसोएवर होती रहे, तो कभी भी अगर ये, अगर इनकम मेरी जीरो या 10 लगा लो, 10 भी है, तो इट हैज टू बी जीरो. बट कैन दिस एवर बी जीरो? नो. सो कैन इट एवर बी एपीसी कैन एवर बी जीरो? आंसर इज नो. सो अगर जीरो नहीं हो सकता, क्या कुछ नेगेटिव होगा? सो एपीसी की वैल्यू जो है 1 या 1 से ज्यादा हो सकती है. ठीक है, तो लिख लो तुम प्लीज. APC can either be 1 or greater than. क्या हुआ मिष्टी? हाँ, तो जीरो से ज्यादा हुआ ना, 0.5. हम, हाँ सॉरी, यस, मोर देन जीरो कह लो. सॉरी, यस. मतलब इट कैन बी मोर, इट हैज टू बी मोर देन जीरो, बट इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव. ठीक है, सो ऐसा लिख सकते हो दैट इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, greater than 0. Yes, and it can even be greater than 1. ठीक है, so B is greater than 0 and greater than 1, but it can never be 0 or less than 0. ठीक है जी. Okay, so let's talk about MPC now. Can MPC ever be 0? Yes. Change in consumption अगर आपका नहीं है कोई, ठीक है ना, कंजम्पशन अगर सेम रह रही है, अगर अगर सेम रह रही है, वैसे तो नहीं रहती है, अगर रह रही है, तो क्या हमारी एमपीसी की वैल्यू जीरो हो सकती है? यस, व्हेन द इंटायर चेंज इन इनकम इज सेम. यस. कैन इट बी इक्वल टू 1? यस, इट कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन जितना भी एक्स्ट्रा इनकम हमने अर्न किया सारा का सारा कंज्यूम कर लिया. बट कैन इट एवर बी मोर देन 1? नो. क्यों मिष्टी? क्यों? इनकम जो है उससे, चेंज इन इनकम से ज्यादा चेंज इन कंजम्पशन नहीं कर सकते, इसलिए. ठीक है, तो लिख लो. अच्छा, वो मैंने बी नहीं लिखना था, बी तो स्लोप होती है, एमपीसी वो पिछले वाला जो एपीसी था वो एपीसी लिखना था. ठीक है, आपने एपीसी लिखा है, वेरी गुड. सो बच्चे यहाँ पे इट क्या है, इट
can be, it has to be what? It can be 0, MPC, yes, but it has to be less than 1. Yes or no, guys? Can it be negative? No, it can never be negative also. Change. Okay, so obviously greater than 1 but greater than 0 but less than 1. तो अगर ऐसा नहीं समझ आता तो ऐसे लिख दो, 0 से बड़ा बट 1 से छोटा. ठीक है जी. एमपीसी एपीसी क्लियर हो गया. अब एस पे आते हैं. एक हमारे पास आता है एपीएस. APS is average propensity to save, just means S by Y. That means what proportion of income are you saving? So can APS be 0? Yes. Can it be negative? Yes. But can it ever be 1? No. Why? Because consumption कुछ ना कुछ होगी. देखो, जिसको नहीं क्लिक हो पा रहा मुझे बोल सकता है, क्योंकि हो गया होता है 3 4 5 महीने हो गए आपको रिवाइज करे हुए, चीजें भूले भटके, तो बताएंगे. दिक्कत हो रही है किसी को यहाँ पे? रुद्र आ रहा है, समझ आ रहा है? लक्ष्य आपको? प्रणव, यथार्थ, आदित्य, वॉइस, बाकी सारे बच्चे ओके ना? डन गर्ल्स? सो बच्चे, जो एपीएस है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और इट कैन बी समथिंग पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी 1 और ग्रेटर देन 1. ओके, लिख लो. एपीएस कैन बी नेगेटिव, कॉमा 0, more than 0, but never 1 or greater than. ओके, ठीक है माधव? क्यों बेटा, कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगी नहीं. ठीक है बच्चे, आगे समझ. लिख लिया बच्चे एपीएस का. अब एमपीएस पे आ जाओ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. दिस इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. मतलब व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम आर यू सेविंग? What extra savings are there because of extra income? ठीक है. So can it be 0? Yes, it can be 0. Can it be negative? No, no. Change can never be negative. Can it be positive? Can it be greater than 1? No. So इसका मतलब ये क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना? Less than 1. Yes. 1 भी हो सकता है, less than 1 भी हो सकता है. So लिखो, MPS can range. MPS can range between 0 to 1. ठीक है, that means it can be 0, it can be greater than 0 or it can be 1, but it can never be greater than. Okay guys, so ये टेबल देख सकते हैं, ये सिंपल सा रीड कर लो. इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, तो 0 और खर्चा मेरा 50 है, तो डिस सेविंग्स है. यहाँ पे भी डिस सेविंग्स है, दिख रही है. ये क्या है? इक्विलिब्रियम या फिर सेविंग्स. बच्चे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेविंग्स या फिर डिस सेविंग्स. यस और नो? फिर ये वाला पॉइंट, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. ठीक है, या जीरो सेविंग्स भी कह सकते हो. और इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेविंग्स या फिर सेविंग्स. यस और नो? सो एपीसी निकाल सकते हैं, एमपीएसी निकाल सकते हैं इजिली. ठीक है, वेरी. सेविंग्स अगेन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिव है. एज इनकम इंक्रीजेस सो दैट सेविंग्स. ठीक है ना? पहले बट इनकम क्या नेगेटिव हो सकती है? यस. कैन इट बी, सॉरी, सेविंग्स क्या नेगेटिव हो सकती है? यस. कैन इट बी 0? यस. कैन इट बी पॉजिटिव? यस. बट इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप. दैट मीन्स एज अ इनकम इंक्रीजेस, सेविंग्स हमारे पास पहले डिस सेविंग्स से 0 सेविंग्स होंगे, देन पॉजिटिव सेविंग्स डेफिनेटली होंगी. ठीक है, सो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाता है. ये डेरिवेशन सीखते थे आप. So as long as your consumption is greater than income, there will be negative savings or dis savings. The point where they both meet, that is consumption is equal to income, then savings is 0. ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं. कर लोगे ना ये तो बॉयज? अगर बच्चे हमारी कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, सेविंग्स आ जाएंगे. ठीक है,
ये हमें पता है एमपीएस एंड एमपीसी इज इक्वल टू 1। लेट्स प्रूव। ऐसा क्वेश्चन होता भी था। आ जाओ, देखोगे। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। सो एमपीसी ओपन करो, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। क्या मैं एलसीएम ले लूं? डेल्टा वाई, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अगेन डेल्टा वाई ओनली, कैंसल्स इक्वल टू 1। प्रूफ? यस और नो? ऐसे ही ये आएगा नहीं, सिर्फ ये बता रहे कि आप क्या होगा, ये इक्वल यस होता है। आ जाओ, सी ओवर वाई प्लस एस ओवर वाई, अगेन एलसीएम, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, कैंसल्स 1। ठीक है, आएगा नहीं ये पेपर में। So can I say that if the value of MPC is given, can I calculate the value of MPS? Yes. How? 1 minus MPC and vice versa. Even for APC and APS, yes or no, guys? Aggregate supply क्या होती है in two sectors? C plus S. So अगर मुझे C का फॉर्मूला चाहिए, S का सॉरी, how do you calculate S? Minus A plus y minus b y. So this is your C bar plus this is your MPSY। ठीक है ना? तो क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं? माइनस माइनस ए या माइनस सी, ए की बार सी बार सॉरी, प्लस प्लस 1 माइनस बी इज योर एमपीएस वाई वाई। अब इसकी जगह अगर एमपीसी लिखा है तब भी करेक्ट। सो फॉर्मूला है ना, टिक कर सकते हो। चलो बेटा आगे। टू सेक्टर डिटर्मिनेशन बच्चे कहाँ पे इक्वल होगा? वेयर? यस, वेरी गुड। वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या फिर इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू सेविंग्स। सो बच्चे जहां पे भी मेरा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। और जहां पे मेरा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई, सो दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई कर्व। This, yes, guys, income starts from 45-degree upward sloping from the point of origin, yes or no? And this is your consumption curve. Consumption plus investment, this will be your AD curve, yes or no? So the point where both of them intersect is the point of equilibrium. हाँ या नहीं? यहीं पे इसी को नीचे अगर मैं करूं तो डेरिवेट सिंपल सी बात है, या तो आप कहोगे एडी इज इक्वल टू ए एस, या फिर सी प्लस आई, सॉरी सी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आई, सॉरी एस इज इक्वल टू आई। वो कैसा होता है? इसको ओपन करेंगे, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। बच्चे ये दोनों ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, आई इज इक्वल टू एस। ठीक है? So aggregate supply represents aggregate expected value by the business firms and aggregate demand represents the realized value. Yes or no? Aggregate supply के कि जो business firms expect करेंगे हमें इतना पैसा मिलेगा, और aggregate demand के कि कितना हमारे को पैसा actual में realize होगा। ठीक है जी? ये अंडरलाइन कर लेना या लिख लो, लिख लो, एमसीक्यू में ना आ जाए। Aggregate supply represents aggregate supply represents aggregate value. Aggregate supply represents aggregate value expected by business firms and AD represents their realized value. How much have you or actually spended or realized? मतलब कितना खर्च किया है? AD represents their realized value. मतलब how much money have they actually reaped out of sales? Okay? मतलब कोई डाउट है? लिख लिया बच्चों सबने? Now equilibrium with unemployment or inflation. ठीक है? कह रहे इक्विलिब्रियम तो आ रहा है,
बट वहां पे क्या हो रही है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मतलब एक्सेस सप्लाई या फिर डेफिसिट डिमांड बोल सकते हैं उसको। यस, इट गिव्स राइज टू व्हाट गैप, डिफ्लेशनरी गैप। यस बच्चे, which is caused due to accumulation of inventories, यही होता है when aggregate supply is greater than aggregate demand. Producers are left with accumulated stock या inventories which they are unable to sell in the market. What happens? They will stop the production, further production, yes, and obviously प्रोडक्शन शॉर्ट अगर छोड़ेंगे, देखो एक दिन की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, साल की बात है, तो लोगों को बाहर निकालेंगे, दे विल फायर पीपल, सो अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज या फिर एम्प्लॉयमेंट विल फॉल कह सकते हैं। अगर लोगों के पास काम नहीं है तो पैसा नहीं होगा, income will fall. Yes, yes or no, बच्चे? So, if income with the people is less, don't you think their aggregate demand will also fall? Yes. So, ये गड़बड़ चलती रहेगी. Right or no? So, what happens now again? To correct the disequilibrium, the government will interfere. It will use various monetary and fiscal policies and measures to control this deflation. Yes, by increasing either the government expenditure और रिड्यूसिंग द टैक्सेस। यस, बिल्कुल, या फिर और मेजर्स के थ्रू, मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे इकोनॉमी में, बिल्कुल, तो डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हैपेंस व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन योर एग्रीगेट सप्लाई। यस, ठीक है, जिसको हम एक्सेस डिमांड भी कहते हैं। इस केस में जितना मार्केट में है नहीं, उससे ज्यादा लोग मांग रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं। सो बच्चे, इसमें क्या आने वाला है? डीएक्यूमुलेशन तो बच्चे वो तो करेक्शन का है ना, नहीं करेक्शन की बात नहीं कर रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्शन ऑफ इक्वल डिसइक्विलिब्रियम। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्या हो रहा है, स्कार्सिटी है। सो बच्चे, अब यहाँ पे ये सिचुएशन कब आती है, जब हम ऑलरेडी 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस? प्राइसेस विल राइज। ठीक है, एंड प्राइस राइज इज इन्फ्लेशन अगेन विल बी करेक्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यस, और थ्रू रिड्यूसिंग इट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ठीक है ना, समझ आ रहा है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे, या फिर मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू आपके रेट्स वगैरह, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी। सो डिफ्लेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है देन एग्रीगेट सप्लाई विच इज रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड फर्दर, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। वही होता है ना फुल एम्प्लॉयमेंट, कि मेरी कैपेसिटी मैंने 100% यूज कर रखी है। सो इसको हम डेफिसिट डिमांड भी कह सकते हैं। डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप भी कह सकते हैं, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी कह सकते हैं। आपने +2 में सिर्फ इसको क्या वर्ड से पढ़ा था? डिफ्लेशनरी गैप। अब इसके आगे दो नाम आ गए, रिसेशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी। ये हमने बिजनेस साइकिल्स में दोनों वर्ड्स पढ़े हुए हैं, इसी से रिलेटेड। ठीक है ना? इससे बच्चे क्या होता है हमारी, एक मिनट, इकोनॉमी व्हेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन फॉल्स शॉर्ट, और व्हाट इज प्रोड्यूस, नहीं, रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब हमारी डिमांड जो है फॉल हो रही है। यस, सो बच्चे, पहले मेरी, this was my aggregate supply, this was my earlier demand, full employment wali, but actual demand is this. So what will happen बच्चे? This will be the new equilibrium point, but ये क्या रहेगा? एक्स्ट्रा जो अनफुलफिल्ड सप्लाई है, दिस विल गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। व्हाई? वी विल हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वी विल हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग, व्हाट इज अ फेज? उठेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तभी कॉन्ट्रैक्शनरी डिफ्लेशनरी गैप आएगा यहाँ पे। क्लियर है? इन्फ्लेशनरी गैप कब हो गई? एक्सेस डिमांड में, वेयर डिमांड जो है इज एक्सेस ऑफ योर सप्लाई रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यस, सो बचा यहाँ पे, ये देखेंगे, दिस इज योर सप्लाई, दिस वॉज योर अर्लियर डिमांड एट एफ। यस, सो अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड टिल ईयर, राइट? सो एक्स्ट्रा ये जो इंक्रीज आया, दिस इज योर इन्फ्लेशनरी गैप।
आएंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग. नेशनल इनकम मतलब इनकम वाई इज गिवन टू यू एज 2500. Autonomous consumption expenditure मतलब A या C bar is given to you as 300 and I is given to you as 100. What do you have to calculate? MPC and MPS. So MPC का फॉर्मूला लगा सकते हो. कैसे निकलेगा MPC या MPS? बोलो. फॉर्मूला से कंजम्पशन के. कंजम्पशन इज इक्वल टू A प्लस B वाई. Yes or no? So C is given to you as okay. Yes. So national income आपको given है, ले लो 2500, 2500. This you have to find out. Autonomous investment, sorry, consumption expenditure is 300. And बच्चे investment expenditure is also given. Listen guys. ठीक है. So हमें पता है अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, तो क्या मैं कंजम्पशन को इन दोनों के इक्वल ले लूं? बोलो. कितना वो 400 करो. ये है एक सेकंड. कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? नहीं, ठीक है. करेक्ट. ये 2400 के लिए एक सेकंड वेट करना बच्चे. Y is equal to consumption plus investment. Yes, sorry. Yes. Wait. Yes, बच्चे इक्विलिब्रियम गिवन है. Yes, very good. इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी. सो देखेंगे अगर आपको Y कितना गिवन है 2500 इज इक्वल टू C. मेरे पास है नहीं, वही तो ढूंढ रहे हैं हम, है ना. C मिलेगा तभी तो मैं C MPC की वैल्यू ढूंढ सकती हूँ. Y और I मेरे पास कितना है 100, तो ये मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी 2400. सो अब करके देखेंगे अब आ जाएगा. करो. ये इट विल कम हियर 2400 माइनस 300 प्लस 2500 B. ठीक है. प्लस सॉरी इक्वल्स टू. हाँ वो डिवाइड हो जाएगा. सो 2100 डिवाइडेड बाई 2500. B is equal to 0.84. Yes. And what will be the value of MPS? 1 minus 0.84, that is 0.16. करेक्ट आंसर है. ठीक है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन आ जाता है एक सिंपल से ऐसा कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Any economy again is in equilibrium. Calculate national income from the following. Autonomous consumption is equal to 100. MPS आपको given है 0.2. Investment expenditure is 200. Okay. So calculate income. Y निकालना है तो निकाल सकते हैं. ठीक है. यहां से MPC निकाल लो. क्या आ जाएगा 0.8. हाँ या नहीं? आ जाओ. सो C की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? इक्विलिब्रियम में है हम. कैसे करा आपने? हाँ. एक सेकंड. C. हाँ पहले तो हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. C+I. फिर आ जाओ. फिर C की वैल्यू चाहिए मुझे. हाँ 100 है प्लस 0.8Y. ये मेरी C आ जाएगी प्लस I कितना है मेरे पास 200. सॉल्व कर सकते हैं. निकालो क्या है. 300 डिवाइडेड बाय 0.8 है ना. कितना हुआ? नहीं नहीं. यस वाई है ना यहाँ पे. यस. सो दिस विल बी 0.2. व्हाट इज आंसर? 1500 वाई. किसी को परेशानी हो रही है? प्रणव पक्का? लक्ष्य पक्का? चलो अगला ट्राई करते हैं.
Suppose the consumption of an economy is given as C equals to 20 मतलब अब A है ये, plus this is your MP, C is this and I is this. ये मतलब I क्या given है 10 plus 0.2 Y given है. ठीक है. What will be the equilibrium level of income? So income again is equal to C plus I. C का आपको फॉर्मूला गिवन है 20 प्लस 0.6y प्लस 10 प्लस 0.2y और यहाँ पे y है. आ जाएंगे लाइक टर्म्स इकट्ठे कर दो. y माइनस 0.6y माइनस 0.2y इक्वल्स टू 20 प्लस 10 30. सो करो ये कितना हुआ 0.2y इक्वल्स टू 30. यस, सो y विल बी 150. किसी को परेशानी हो रही है? बॉयज पीछे. प्रणव. बच्चे ये क्वेश्चन आना है तो फिर इसमें अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी डिस्कस हो सकता है. नेक्स्ट मतलब suppose the consumption function is this and investment is this. Find equilibrium level of income, consumptions and saving. Everything you have to find out. So again, y is equal to 7 plus 0.5 y plus 100. आ जाओ. So it will be 0.5 सीधा ही ले लो यहाँ पे एंड सिर्फ 7 है. 107. आंसर क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 214. कैसे निकाला? 107 डिवाइडेड बाय 0.5 निकाला ना. ठीक है. सो अब बच्चे मेरे पास y आ गया. c निकाल सकती हूँ. c की वैल्यू क्या आएगी? 7 प्लस 0.5 इंटू 214. हाँ जी 114. ओके. एंड दूसरा क्या है? सेविंग्स. सेविंग्स विल बी 214 माइनस 114 100. वैसे भी इक्विलिब्रियम है तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स होना ही 100. देख लो करेक्ट है सारा. If consumption function is 250 plus this, y is y and I is this, y c and s तीनों निकालो फटाफट. सेम है जैसे ऊपर था वैसे. सेवन टाइम्स सारे बताओ. सबका ठीक है. सबका सेम आ रहा है. गुड. इनकम माइनस कंजम्पशन. नहीं आ रहा बच्चे. नेक्स्ट. नेक्स्ट ट्राई करो. लिख लो सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 0.2y. I is equal to 50 crores. Find out equilibrium level of income. मतलब Y ढूंढना है. Consumption and investment. And if investment increases permanently by 5 crores, what will be the new level of income? तो मतलब पहले आपने income at this level ढूंढना है and then next level पे ढूंढना है. चलो और सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट वाले केस में तो और सॉल्व करते हैं. चलो. Y is equal to C plus I. I is given to you as 50. Yes or no guys? So C के लिए -7 की जगह 10 कर लो प्लस ये दिस इज योर MPS है ना.
सो एमपीसी निकालो, 0.8 हो जाएगा। y प्लस ये इज इक्वल टू y है, कर लो कितना आया, 60। एंड तो वहां पे ये 0.2, 60 डिवाइडेड बाय 0.2 इज, गड़बड़ हुई ना मेरे से कोई? ठीक है ना, करेक्ट आया फिर 300। यस और नो? एंड देन उसके बाद बच्चे अगर कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ से और इंक्रीज हो गई, तो अब इसको 55 कर लो, बस बाकी सेम रहेगा। ठीक है? हाँ जी। तो 55, सो दिस विल बी 65 डिवाइडेड बाय 0.2, कितना बोला, 325 करोड़। ठीक है माधव? तो कंजम्पशन निकल जाएगा, दैट इज -270। नेक्स्ट ट्राई करो, बस लास्ट ईयर उसका मल्टीप्लायर है, ट्राई करो। आओ। Empirical consumption expenditure is this and I calculate income, सिंपल है तो बहुत ज्यादा। So y is equal to again 100 plus 0.75y plus 1000. So 0.25y is equal to 1100। कितना है बच्चे? 4400। So what will be your consumption expenditure? So consumption expenditure will be, फॉर्मूला में सिंपल, इसमें y डालो, कितना आया, 100 प्लस 0.75 इंटू 4400, क्या है इशिका? 3400। ठीक है जी। देखो इस तरह के ही क्वेश्चन आने हैं, तो अगर ये बेस बन रहा है तो 3 से 4 नंबर अपने लेके चलो कि यहाँ पक्के हैं। ठीक है? सो मल्टीप्लायर क्या होता है बच्चे? इट इज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से मेरी इनकम में कितना चेंज आया है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय योर मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है? सो फॉर्मूला क्या हो रहा है अगेन मल्टीप्लायर का? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई, वाई ओवर डेल्टा आई। इनकम के इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम में क्या चेंज आया है, राइट? सो एग्जाम्पल है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 2000 million and change in income is 6000. So what will be the multiplier? 6 divided by 2, that is 3. एंड के हम मल्टीप्लायर अभी हमने नीचे भी करके देखा था, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/एमपीएस। सो एमपीएस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। दैट मीन्स इफ एमपीएस इज हाई, मल्टीप्लायर विल बी लो। यस, एंड वाइस वर्सा। एंड एमपीएस एमपीसी के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज ज्यादा है तो फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो जिसको परेशानी है लाइन लिख सकते हो। हायर एमपीसी रिप्रेजेंट्स हायर मल्टीप्लायर, हायर एमपीएस रिप्रेजेंट्स लोअर मल्टीप्लायर। वेरी गुड। लीकेजेस कह रहे हैं किस किस वजह से हो सकती है, समझेंगे। द मोर पावरफुल दीज लीकेजेस आर, स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ऑब्वियसली मतलब कंजम्पशन अगर कम हो रही है इकोनॉमी में, पैसा घूम के दोबारा से कम आ रहा है, सेविंग्स ज्यादा हो रही है, तो लीकेज है ना, वो मल्टीप्लायर कम होगा। वो क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट, प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन विच रिजल्ट्स इन नो अप्रिसिएबल इंक्रीज इन द कंजम्पशन डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। टू सेक्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। गवर्नमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करती है यहाँ पे, है ना, तब तब तो उस केस में बच्चे, अगर गवर्नमेंट ही सारा पैसा खाए जा रही है, क्या हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाएंगे? नो। सो प्रोग्रेसिव मतलब ज्यादा से जिसकी ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो खर्चा कम कर रहा है वो इंसान। नंबर वन, प्रोग्रेसिव टैक्सेस कैन इन
टू सेक्टर इकोनॉमी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अपने हाथ में तुम पैसा ज्यादा रखना चाहते हो, तुम इकोनॉमी में नहीं घुमाना चाहते, खर्चा नहीं करना चाहते। वही बोला बच्चे, मैंने तभी कहा कि अब टू सेक्टर में हम गवर्नमेंट को ले नहीं रहे ना। अगर गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो तो पैसा दोबारा से इकोनॉमी में ही घूम रहा है ना। समझ गए। अब अगर थर्ड सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट देयर, आपके और मेरे बीच में सिर्फ बायर एंड सेलर के बीच की बात हो रही है, तो मैं अगर खर्चा नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा पैसा तो कहीं और जा रहा है, तो क्या वो घूम रहा है क्या इकोनॉमी में? नहीं। समझ गए ना। सर्कुलर फ्लो में कह रहे हैं दो सेक्टर्स है, मतलब हम गवर्नमेंट को सर्कुलर फ्लो में भी इंक्लूड नहीं कर रहे। क्लियर है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब आपकी आदत है कि आप मनी को होल्ड करके रखो। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप पैसा खर्च ही नहीं करोगे तो खर्चा होगा क्या, कंजम्पशन होगी क्या? नहीं होगी। सेविंग ज्यादा होगी, तो चेंज एमपीसी नहीं ज्यादा होगा, एमपीएस ज्यादा होगा। पंगा है फिर। इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स बीइंग मेड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थ्रू इंपोर्ट्स। आप क्या कर रहे हो? जो इकोनॉमी में खर्चा आना होना चाहिए वो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर अभी दोबारा से टू सेक्टर इकोनॉमी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे सर्कुलर फ्लो में नहीं है, मैं खर्चा पैसे तो सामान तो ले रही हूँ, बट मैं कहाँ से ले रही हूँ? बाहर से नहीं। ठीक है, तो मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेसिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेजेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेयर्स। अब गवर्नमेंट दोबारा से आ गया, मैंने पैसा जो है वो कहाँ खर्च कर रही हूँ? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में कर रही हूँ। अगेन टू सेक्टर में वो पैसा मेरे पास नहीं आ रहा। यस, आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं आ रहा उसका कोई। ठीक है, मतलब वो मेरी इकोनॉमी में नहीं घूम रहा। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स। ठीक है, वो सेविंग्स हो गई। अगेन हाउस होल्ड कैसे सेव करेगा? अपने घर पे रख के। बिजनेस कैसे सेव करेगा? रिजर्व्स में रख के। तो जब पैसा घूम ही नहीं रहा, गया इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो क्या उसका आगे खर्चा होगा? नहीं होगा। डिमांड होगी? नहीं होगी। पार्ट ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम यूज टू पेमेंट ऑफ डेट्स। आप से सपोज कोई लाइबिलिटीज है, आप उसको रीपे करने के लिए पैसा लगा रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं, वो आपके नॉन क्रिएट डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है। आपका एक्सपेंडिचर है जिससे आप डेट को फिनिश कर रहे हो। ठीक है। वो आपने हाउस होल्ड से नहीं ली है। तो क्या हो रहा है बच्चे? अगेन यहाँ पे अगर टू सेक्टर विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर है, तो दोबारा से हमारे पास इकोनॉमी में पैसा घूम के नहीं आ रहा। Then cause case of full employment, additional investment will only lead to inflation। अब कह रहे हैं अगर full employment है, अभी हमने बात करी ना, that aggregate supply cannot be adjusted। So उस केस में क्या होगा? डिमांड के इंक्रीज होने से ओनली इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, जब सप्लाई को भी चेंज ही नहीं कर पा रही। ठीक है। सो अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं हो रही इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो रही, इनकम इंक्रीज नहीं होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। फाइट हैविंग हाई एमपीसी। आपकी डिमांड्स तो ज्यादा है लेकिन आपके रिसोर्सेज नहीं है। मोर और लेस लिंक्ड टू द सेकंड लास्ट पॉइंट ओनली, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। चलो अभी ये एक आधा सॉल्व कर लो, फिर छुट्टी कर दूंगी। सिर्फ एमपीसी की वैल्यूज निकालो, जल्दी कर लो। ठीक है, देन वी आई विल गिव नोट्स। In an economy, investment expenditure is increased by 400 crores and MP क्या है? C is 0.8। Calculate increase in income and saving। तो डेल्टा I is 400 and MPC is 0.8। K is equal to 1 divided by 1 minus MPC, है ना। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर लो, कितना आया? 25। K की वैल्यू मल्टीप्लायर की पक्का आई बाय 25। ठीक है जी। सो K is 5। K is also delta Y over delta I। 5 is equal to X over 400। So X मतलब change in income will be 2000। करेक्ट। ओके। सेविंग्स में इंक्रीज निकाला, एमपीएस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल लो। वो कैसे आ सकता है? यस, कर लेंगे।
Increase in investment is 400 leads to increase in national income is 16. Calculate MPC, very easy. Multiplier निकाल सकते हो इससे. 1600 divided by 400, 4 है नहीं. अब बच्चे अगेन हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. ठीक है, ये एमपीएस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे. सो कितना है एमपीएस? 0.25. एमपीसी आया, एमपीएस आया. ठीक है, एमपीसी 0.75 हो जाएगा फिर. ये सबको आ रहा है. In an economy, investment is increased by 600 crores. MPC is 0.6. Calculate total income and consumption expenditure. So delta I सेम ऊपर जैसे है 600. MPC आपको गिवन है 0.6. तो K की वैल्यू पहले निकालो. 1 divided by 0.4 is 2.5. ठीक है, 2.5 K आया. आप फॉर्मूला लगाएंगे. 2.5 इज इक्वल टू एक्स ओवर 600. कितना हुआ? 1500. वेरी गुड. यस, दिस इज योर डेल्टा वाई. इंक्रीज इन इनकम आ गया. इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा फिर? एमपीसी आपके पास 0.6 है बेटा. वो फॉर्मूला हो गया था डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई. सो डेल्टा वाई 1500 गिवन है. कितना हुआ बेटा? 900. यस. दिक्कत आ रही है किसी को? मयूर बच्चे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6. परेशानी हो रही किसी को? यहां तक क्लियर है? बच्चे अब आपको ये बोला है फाइंड इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं ऐसे निकाल सकती हूँ. एमपी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. एमपीसी की वैल्यू मेरे पास है 0.6. एक्स डेल्टा सी तो निकालना है, लेकिन डेल्टा वाई मैंने भी कैलकुलेट किया 1500. क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है बच्चों. करें स्क्रॉल. ठीक है ना आदित्य? नेक्स्ट. सपोज इन अ कंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100. मतलब डेल्टा आई is equal to 100 and consumption is given by C is equal to 10 plus 6y, where C ये तो हमें पता है. how much increase will take place in income? मतलब they are asking you delta y कितना है. नहीं, सिंपल सी बात है. क्या जरूरत है? वही के ले लो सिंपल. हाँ वही ना. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4 से डिवाइड करो. कितना आया अर्शिका? 0.5. 2.5. yes. So K is equal to 2.5. Again, now we have to calculate change in income. 2.5 is equal to x over 100. तो 250 आया. 250 करोड़. ये तो इजी था. चलो छुट्टी जाओ.